हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मोदी 3.0 कैबिनेट बन चुकी है और सभी को सभी मंत्रिमंडल बांट दिए गए हैं और सभी मंत्रालय दे दिए गए हैं, कौन किसको संभालेगा। चार्ज भी ले ही रहे जी, चार्ज लेना शुरू हो गया है। लेकिन एक जो सवाल उठ रहा है, एक जो पॉइंट है वो अभी भी डिस्कशन का बाकी है कि लोकसभा का स्पीकर कौन बनेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो तेलुगु देशम पार्टी जो है और जदयू जो है, ये दोनों ही पार्टियां लोकसभा स्पीकर बनने की मांग कर रही हैं और बीजेपी भी एक तरफ कह रही है कि बीजेपी को भी अपना कैंडिडेट वहां पे चाहिए जिससे कि वो सही से सदन में अपनी वर्चस्व स्थापित कर सके अपना एक तरीके से। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा स्पीकर की पोस्ट है उसके लिए इतनी लड़ाई क्यों हो रही है और कौन सी पार्टी जो है वो ये पोस्ट हासिल करने में कामयाब हो सकती है? देखिए, अभी बीजेपी ने सारा कैबिनेट का गठन कर लिया, पोर्टफोलियोज भी बांट दिया। और मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा कि जो ये इस बार जो बीजेपी ने जो पोर्टफोलियो एलोकेशन किया है वो पिछले बार से बढ़िया है। कोalition गवर्नमेंट नहीं लग रही है मुझे ये, क्योंकि सारे जो मेन जो की पोर्टफोलियोज हैं वो सारे बीजेपी के पास ही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी की ही सरकार है। अब बीजेपी को दो और इम्पॉर्टेंट पोजीशन है जिनको फिल करना है। एक बीजेपी प्रेसिडेंट का, क्योंकि नड्डा अब कैबिनेट में आ गए हैं, नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो बीजेपी के लिए उतनी बड़ी सिरदर्दी नहीं है क्योंकि वो बीजेपी का एक आंतरिक मामला समझिए। लेकिन दूसरा और सबसे अहम, जो कि उससे प्रेसिडेंट से भी अहम है, वो है लोकसभा स्पीकर का। क्योंकि जिस तरीके का मैंडेट आया है, ये एक तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। गठबंधन, एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत से 20 सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन पार्टी को नहीं है। ऐसे जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सत्ता और विपक्ष इन सब के बीच लोकसभा स्पीकर के पोस्ट को लेकर खींचतान बढ़ जाती है और वो स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे में फिर लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो बहुत अहम हो जाता है। ये पद ऐसे भी बहुत अहम है, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन में बहुत अहम हो जाता है। अब मोदी के दो इम्पॉर्टेंट, सबसे जो मोदी 3.0 के सबसे जो दो इम्पॉर्टेंट घटक दल हैं, एक टीडीपी 16 एमपी के साथ और दूसरा जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की 12 एमपी है। ये लोग भी चाहते हैं कि स्पीकर का जो पद है वो उन्हें मिले। उसके पीछे एक वजह है, स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के जो पद है उनको वो एक इंश्योरेंस की तरह देख रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी में कोई तोड़ फोड़ होती है। देखिए, लोकसभा स्पीकर अगर मान लीजिए किसी पार्टी का कोई 4-5 एमपी, अभी जो बहुत कॉमन हो गया, ये बहुत देख रहे हैं हम लोग कि भाई लोग रातों रात पाला बदल रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में स्पीकर का, चाहे वो असेंबली स्पीकर हो चाहे वो लोकसभा स्पीकर हो, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि वो अगर डिस्क्वालीफाई कर देगा तो फिर मामला बहुत ये हो जाता है, फिर वो कोर्ट ये, और अगर उसने एक्शन ले लिया, फेवर में डाल दिया, तो फिर वो बहुत ईजी हो जाता है। और अभी जो रिसेंट कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसे दिखे हैं हमें महाराष्ट्र वगैरह में, तो मुझे लगता है इस वजह से टीडीपी और जेडीयू जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि एक दिन सुबह उठे वो और उनको पता चले कि हमारे सांसद तो बीजेपी की तरफ चलेगा या हमारी सरकार छोड़ दी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये पद उनको मिले। इंडिया ब्लॉक ने यहाँ पे ये कहा है कि अगर टीडीपी का लोकसभा स्पीकर होता है तो हम उसको समर्थन देने को तैयार है। तो मतलब ये टीडीपी को मतलब एक फायदे की बात है। ऑन द अदर हैंड बीजेपी जो है, या तो वो ये चाहती है कि मतलब जो सूत्रों के हवाले से खबर है, ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से आती रहती हैं कि या तो ओम बिरला दोबारा कंटिन्यू करें, और अगर ओम बिरला दोबारा कंटिन्यू करते तो वो भी एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं है हमारे पास 2 लोकसभा स्पीकर लगातार। बलराम जाखड़ थे, बलराम जाखड़ इनफैक्ट एक इकलौते ऐसे स्पीकर हैं जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया है। बाकी पीए सांगमा 2 बार रहे हैं। जीएमसी बालायोगी जो टीएमसी के भी सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उसमें भी टीएमसी, उस टाइम भी देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि टीएमसी जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार पहली बार आई थी, उसमें भी उस वक्त भी टीडीपी के पास 16 ही एमपी थे। और आज भी टीडीपी किंग मेकर है, आज भी उसके पास 16 ही एमपी हैं। तो जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो जीएमसी बालायोगी 5 पूरा टर्म किए थे और सेकंड उसमें 4 साल के उनका टर्म था। फिर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। दलित समाज से आते थे। उनके बेटे अभी एमपी चुन के आए हैं, तो हो सकता है कि टीडीपी उनका नाम भी आगे कर सकती है दलितों में अपनी पैठ बनाने के लिए। बीजेपी ओम
ओम बिरला जो है वो कोटा से जीत के आए। ओम बिरला अगर आप ध्यान से देखें तो उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है जी। तो ओम बिरला के नाम की चर्चा ये भी चल रही है कि शायद वो बीजेपी के प्रेसिडेंट तो बनाए उनके लिए जाएं। 2 पोस्ट खुली हैं अभी। शायद बीजेपी के प्रेसिडेंट बन जाएं या स्पीकर दोबारा नियुक्त हो जाएं, क्योंकि उनकी आरएसएस से में अच्छी पकड़ है, बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं जी। अमित शाह से अच्छी बनती है, मोदी की नज़र में उनकी, प्रधानमंत्री मोदी की नज़र में उनकी इज्जत है। तो या तो बीजेपी ये, अगर वहाँ पे बीजेपी को टीडीपी को भी काउंटर करना है तो एक नाम जो मैं दर्शकों को बता दूं जिनकी चर्चा बहुत कम हो रही है वो है दग्गुबती पुरंदेश्वरी, जो आंध्रा बीजेपी की प्रेसिडेंट हैं जी और चंद्रबाबू नायडू की सिस्टर इन लॉ हैं। चंद्रबाबू नायडू की वो साली साहिबा हैं। चंद्रबाबू नायडू एनटीआर जो थे, जो तेलुगु सिनेमा के लेजेंड थे, बाद में पॉलिटिक्स में आए। चंद्रबाबू नायडू उनके सन इन लॉ हैं। नंदनी जो है, जो चंद्रबाबू नायडू की, नंदनी जो चंद्रबाबू नायडू की जो वाइफ है, नंदनी नहीं, जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो जो है वो एनटीआर की बेटी थी और ये पुरंदेश्वरी जो है ये भी उनकी बेटी हैं। जब नायडू ने एनटीआर को एक तरह समझिए राजनीतिक तौर पे साइड किया था और जब वो सत्ता में आए थे तो पुरंदेश्वरी ने उस टाइम पे नायडू का सपोर्ट किया था। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने नायडू का सपोर्ट किया था, इन्होंने किया था जी। नायडू और पुरंदेश्वरी ये सारे कामू समाज से आते हैं। कामू समाज जो है वो आंध्रा में बहुत अच्छी उसकी पकड़ है। ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा कि वो इनका नाम आगे कर दे। इनके नाम आगे करने से शायद नायडू थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे जी। क्योंकि उसमें 2 वजह होगी, एक तो परिवार की बात है और एक ऐसी लेडी की बात है जो उनके साथ खड़ी रही हैं, और दूसरी बात यह कि वो पूरा समाज और महिला है। ये सारे फैक्टर मतलब नायडू के ये बात फिर भी बीजेपी की रह जाएगी कि भाई बीजेपी, तो ये मतलब मेरे ख्याल से। दूसरी तरफ जेडीयू और टीडीपी मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों नहीं चाहते, कि मतलब वो क्यों चाहते हैं कि स्पीकर उनका हो जी। और क्योंकि देखिए इस बार के जो इलेक्शन, इस बार का जो संसद है वो बहुत पिछले 10 सालों के संसद से बिल्कुल अलग है। ये आपको पता है, हमें भी पता है। इस बार पहली बार 10 सालों में हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। पिछला जो संसद था उसमें हमें डिप्टी स्पीकर नहीं था, इस बार डिप्टी स्पीकर होगा। उसके लिए भी जद्दोजहद चलेगी। बीजेपी चाहेगी कि उनका ही कोई हो, एक घटक दल का कोई हो। इंडिया चाहेगा कि किसी तरीके से हमारा कोई आदमी बन जाए। तो ये भी है कि तो स्पीकर का इस बार महत्व जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अभी मेरे ख्याल से अभी जो रेस में सबसे आगे नाम है वो पुरंदेश्वरी का है। और ओम बिरला भी एक अच्छा, क्योंकि ओम बिरला ने जिस तरीके से मैनेज किया है पिछला 5 साल, इंटरेस्टिंग वे में मैनेज किया है, तो वो देखने लायक बात होगी। ये 2-3 नाम हैं जो अभी इंडिया ब्लॉक के चांसेस अभी कम है। इंडिया ब्लॉक टीडीपी को समर्थन कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी का स्पीकर ना बने फॉर ऑब्वियस रीजंस जी। तो जैसा कि हमने जाना कि लोकसभा स्पीकर का जो पोस्ट है जो अभी खाली है उस पर कौन कौन से नाम आगे आ रहे हैं और किसको मतलब किसको स्थापित किया जाता है इस पोस्ट पर, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।